Hello dear learners, welcome to our channel उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट। रीड बाय टेट स्पेशल वाले विद्यार्थियों को उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट दे रहा है संपूर्ण सिलेबस, जिसमें ईवीएस के फर्स्ट यूनिट के बाद में साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट बाल मनोविज्ञान आपके सामने उपस्थित है। आगे के लिए आपको बता दें कि जल्द ही इंग्लिश व हिंदी और मैथ के वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए आपके अपने चैनल उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान की बाल मनोविज्ञान का यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट व शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है, अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से लिया गया है। यानी इन दोनों शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा यानी सोल और लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का प्रारंभ यानी साइकोलॉजी का सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ? साइकोलॉजी का प्रारंभ अरस्तु के समय, महान दार्शनिक अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ। यह सबसे पहले मनोविज्ञान के रूप में ही नहीं आया, बल्कि यह दर्शन शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, उपस्थित हुआ तथा बाद में मनोवैज्ञानिकों के प्रयासों से, मनोविज्ञान के नहीं, मनोवैज्ञानिकों के प्रयासों से यह स्वतंत्र विषय मनोविज्ञान के रूप में आया। यानी इसके बाद में हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। मनोविज्ञान के जो अलग अलग भागों में बांटा गया वह दर्शन शास्त्र से लेकर, यानी दर्शन शास्त्र से अलग होते समय मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वतंत्र रूप क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा के रूप में आई, यानी आत्मा का विज्ञान कहा गया। जो दार्शनिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा, यानी साइंस ऑफ सोल कहा, जिसके प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो व सुकरात बने। प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो व सुकरात बने, जिसकी प्रचलित समय था 16वीं शताब्दी में यह आत्मा के विज्ञान के रूप में आया, जिसे प्लेटो व सुकरात ने समर्थन दिया। इनकी असफलता के भी कुछ कारण थे कि यह आत्मा के बाद में मन व मस्तिष्क के रूप में आया, तो इसकी असफलता के भी तो कुछ कारण हुए होंगे। तो मनोवैज्ञानिकों को पास में यह परिभाषा के रूप में अस्पष्ट था, यानी आत्मा को हम परिभाषा के रूप में नहीं डाल सकते, ना ही इसका स्वरूप व्यक्त कर सकते, ना ही रंग रूप बता सकते और ना ही आत्मा का हम आकार जान सकते, और इस आत्मा की उपस्थिति का भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे। यानी जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने आत्मा को स्पष्टीकरण नहीं कर पाए, यानी इसका अध्ययन नहीं कर पाए, इसको अध्ययन करने में असफल हुए, जिसमें ना ही इसकी परिभाषा दी गई, ना स्वरूप बताया गया, ना रंग रूप दिया गया, ना ही आकार बताया गया, और इसकी उपस्थिति यानी ये उपस्थित है या नहीं, यानी इसकी स्थिति का भी अंदाजा नहीं लगा पाए। इसलिए
आत्मा के रूप में जो विज्ञान आया वह असफल हो गया, वह असफल हो गया। इसे याद करने के लिए कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया है जिसे प्लेटो व सुकरात ने दिया है, तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हमारी ट्रिक है आत्मा से आप यूं लड़े, यूं लड़े। इस ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, आत्मा से आत्मा का विज्ञान, आत्मा से आत्मा का विज्ञान होने के बाद में आ से हमारे पास में जो अरस्तु भी इसी में शामिल थे और प्लेटो, सुकरात जो कि यूनानी दार्शनिक थे, जो कि यूनानी दार्शनिक थे, और ये सभी यूनानी दार्शनिक होने के कारण सबसे पहले इन्होंने आत्मा का विज्ञान प्रस्तुत किया। आत्मा का विज्ञान प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने आत्मा से आप यूं लड़े में आप आत्मा, जो कि प्लेटो व सुकरात इसके समर्थक थे, जिसमें अरस्तु भी, जिन्होंने यानी जिनके काल में सबसे पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर हमारे पास में आई है, तो ये भी इसी में शामिल थे। इसके बाद में 2 नंबर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड। इनके प्रवर्तक थे इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी, इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी। इनका भी प्रचलित समय था 17वीं शताब्दी। और जब मन और मस्तिष्क का विज्ञान आया तो हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पलक की बाई मस्ती में, पलक की बाई मस्ती में। कैसे याद करेंगे? मैंने कहा इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी जो इसके प्रमुख प्रवर्तक और समर्थक के रूप में थे, जिसमें हम याद कर सकते हैं पैसे, पोम्पोनाजी, लक्से, लोक, लोक महोदय भी शामिल थे। इसके बाद में बाई से हमने बा से लिया बरक, जो कि इटली से थे, ई से इटली, जो कि इटली से थे। और मस्ती यानी मन व मस्तिष्क, मन व मस्तिष्क, यानी इसमें जो शामिल थे पोम्पोनाजी, लोक, बरक, जो कि इटली से संबंधित थे, और इन्होंने मन व मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया, यानी मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा। अब जिस प्रकार आत्मा का विज्ञान असफल हुआ, तो बढ़ते हुए समय में मन व मस्तिष्क के विज्ञान को भी असफल कर दिया गया, मन व मस्तिष्क के विज्ञान को भी असफल कर दिया गया। क्यों किया? इसके भी तो कारण थे असफलता के। आत्मा के विज्ञान के तरह ही मन या मस्तिष्क का भी कोई स्वरूप निर्धारित नहीं था, यानी ना ही इसके जो स्वरूप था, रंग रूप था, आकार, स्थिति, परिभाषा को हम आत्मा की तरह ही मन और मस्तिष्क को भी परिभाषित नहीं कर सकते थे कि मन की संरचना कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसकी स्थिति कहाँ है और उसका स्वरूप या रंग रूप क्या है। इसी प्रकार मन व मस्तिष्क की परिभाषा भी असफल हो गई, यानी यह विज्ञान भी असफल माना गया। तो इसके बाद में जो विज्ञान आया तीसरा, यानी 3 नंबर था, वो था चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान आया, चेतन यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें प्रमुख प्रवर्तक थे
विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम सली। और इसका प्रचलित समय था 19वीं शताब्दी। प्रचलित समय था 19वीं शताब्दी। अब चेतना का विज्ञान है, इसे भी हम याद करने के लिए, जो ये मनोवैज्ञानिक है इनके नाम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं। चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना को विलियम ने सजवाई। सबसे पहले चेतना से चेतना का विज्ञान हो गया, जो तीसरा स्तर था। उसके बाद में चेतना के विज्ञान होने के बाद में इसके प्रमुख समर्थक थे विलियम, सैसे सली, जैसे जेम्स और वैसे वुंट। यानी चेतना के विज्ञान को विलियम जेम्स, विलियम वुंट और विलियम सली ने मिलकर प्रस्तुत किया, जिसमें उनका प्रचलित समय था, यानी जो शताब्दी थी वह 19वीं शताब्दी थी। अब चेतना का विज्ञान आया। चेतना के विज्ञान में हमें इसकी भी असफलता के सबसे बड़ा कारण था कि मनोवैज्ञानिकों ने सिर्फ चेतन मन पर ही जोर दिया, चेतन मन को ही माना। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मनोवैज्ञानिकों को यह आभास हुआ, यह अनुभूति हुई कि चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन भी होता है और अर्धचेतन मन भी होता है। यानी चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होता है, जिसके बारे में आने वाली वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी जो मूल संरचना है इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि चेतना का विज्ञान असफल होने के कारण थे कि चेतन मन भी था, चेतन मन के साथ साथ में अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी उपस्थित था। यानी जो कि हमारी स्वप्न अवस्था, यानी स्वप्न लेने की अवस्था में विक्षिप्त अवस्था, जो विक्षिप्त अवस्था है स्वप्न, यानी जिसमें हमारा मस्तिष्क चेतन यानी पूर्ण चेतना में नहीं होता, अर्धचेतन या अचेतन में होता है, तब चेतन मन की बजाय अचेतन और अर्धचेतन ही अपना काम करते हैं। तो मनुष्य की इन क्रियाओं को ये भी प्रभावित करते हैं, इसलिए चेतना का विज्ञान भी असफल हो गया। जब चेतना का विज्ञान असफल हो गया तो इसके बारे में मैकडूगल महोदय ने अपनी पुस्तक, यानी अपनी एक बुक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर यानी पेज नंबर 16 में चेतना को एक बुरा शब्द कहकर पुकारा है कि चेतना शब्द इतना बुरा है जिसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है, और जिसे आप यानी जिसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारिक प्रयोग में ले लिया था, यानी जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं थी उसमें चेतन मन को माना जाने लगा था, जिसे कि मैकडूगल द्वारा निंदनीय कहा गया था। यानी मैकडूगल की सबसे जो पहली पुस्तक उन्होंने लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसके प्रश्न नंबर 16 पर आज भी दिया गया है कि चेतना शब्द एक निंदनीय शब्द है या बुरा कहा जाने वाला शब्द है। इसके बाद में आया, चलो चेतना का जो ट्रिक मैंने आपको बताया, उसके बाद में व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान आया। व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान आया, जिसके प्रमुख समर्थक थे वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर। वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। इसमें भी कुछ समर्थक थे, कुछ प्रवर्तक थे जो और भी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यवहार के विज्ञान या अनुभूति के विज्ञान का समय था 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी था? 20वीं शताब्दी, जिसमें जो कि वर्तमान समय भी
व्यवहार व अनुभूति के विज्ञान का ही है, जिसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। लेकिन याद रखना, व्यवहार के साथ साथ में यह अनुभूति का विज्ञान भी है। कैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि मनोविज्ञान न केवल बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है, किसी बाहरी आवरण को देखकर ही, उसके व्यवहार को देखकर ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह आंतरिक अनुभूतियों का भी अध्ययन करता है। हमारे जो बुद्धि है, प्रतिभा है, जो शारीरिक संरचना है, जो आंतरिक अनुभूति है जिसे हम महसूस करते हैं, उनको भी समक्ष यानी प्रस्तुत करके यह अध्ययन करता है। तब इसे व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान भी कहा गया। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान भी कहा गया। इसको भी एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। शिवम सैमी व दूसरा से आता है, लेकिन ये ट्रिक याद करने के लिए इसी से का उपयोग करेंगे। शिवम व्यवहार में वुड के जैसा, अब वुड के जैसे कैसा है वो देखते हैं। मैंने बताया कि इसमें जो प्रमुख प्रवर्तक और समर्थक थे, उसमें एक नंबर था स्किनर, वैसे वाटसन, मैसे मन, जो कि व्यवहारवादी हैं, में से मैकडूगल, जिन्होंने चेतना को अभिव्यक्त कर दिया था, तो उनके बाद में उन्होंने व्यवहारवाद में कदम रखा, और वुड महोदय यानी वुडवर्थ। इन सभी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान और अनुभूति का विज्ञान कहा। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान के बाद में यानी साइकोलॉजी के बारे में कुछ परिभाषाएं दी, जिसके माध्यम से ये व्यक्त किया जा सकता है कि मनोविज्ञान वास्तव में है क्या, मनोविज्ञान है क्या। इन सभी में एक प्रचलित परिभाषा है जो कि वॉटसन ने कहा, व्यवहारवादी होने के नाते वॉटसन ने ये कहा कि आप मुझे एक बच्चा दो और जैसा आप चाहते हो हम वैसा ही उसे बना देंगे। यानी व्यवहार यह है, व्यवहार के बारे में एक उदाहरण से प्रस्तुत किया कि आप मुझे कोई बच्चा दो जिसे आप चाहते हो, हम वैसा ही बना देंगे। मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उसमें एक नंबर परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है, यानी जो टेट स्पेशल की जो परीक्षाएं हैं या रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें 2 या 3 परिभाषाएं जरूर पूछी जाती हैं, जिसमें हम पूरी परिभाषाओं को याद नहीं कर पाते तो परिभाषा के जो मूल शब्द है उन्हें याद रखकर हम परिभाषा को याद कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी परिभाषा को ऐड ना करते हुए जो महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं उन्हीं को लिखा है, जिसमें सबसे पहले वुडवर्थ ने कहा है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान। मनोविज्ञान है वातावरण के संपर्क में, यानी वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार। तो बात सीधी सी है कि संपर्क और मानव व्यवहार, किससे संपर्क, वातावरण से जो संपर्क कर मानव व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है वही मनोविज्ञान है। हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके सामने हम जैसा व्यवहार, यानी मानव जैसा व्यवहार प्रस्तुत करता है, जैसा व्यवहार करता है, जैसे क्रियाएं करता है, वही मनोविज्ञान है। सेकंड परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो ने परिभाषा दी है कि मानव व्यवहार एक मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा है कि मानव का व्यवहार है वह मानवीय संबंधों का ही अध्ययन है। मानव संबंध होते हैं वही मनोविज्ञान है। तो वुडवर्थ की परिभाषा याद करने के लिए वातावरण
के संपर्क व मानव व्यवहार, मानव व्यवहार। वुडवर्थ जो कि व्यवहारवादी हैं, जिसमें व्यवहार शब्द आया है और वातावरण दिया गया है, यह परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार कही गई है। सेकंड है क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा याद रखने के लिए मानव व्यवहार और मानव संबंध, यानी मानव के जो संबंध है वह क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है। मानवीय संबंध याद रखने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। जब हम याद करते हैं परिभाषा वाटसन की, तो उसमें व्यवहार के धनात्मक विज्ञान, जो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, शब्द याद रखना है वाटसन इज इक्वल धनात्मक, इज इक्वल धनात्मक। शॉर्टकट याद रखेंगे तो ही याद होगी परिभाषाएं सारी। बात करते हैं मैकडूगल की, जो कि आचरण व व्यवहार का यथार्थ अध्ययन कराता है, यानी मनोविज्ञान है जो आचरण व व्यवहार का यथार्थ अध्ययन है, इसे ही मनोविज्ञान कहा गया है। कैसे? मैकडूगल इज इक्वल आचरण व व्यवहार का यथार्थ अध्ययन, यथार्थ अध्ययन। इसके बाद में परिभाषा दी गई है वारेन के अनुसार जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया। वारेन से पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी इन्होंने कहा है जीवधारी और वातावरण की पारस्परिक जो आपसी अंतःक्रिया है वही मनोविज्ञान है, यानी उसी का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो इन परिभाषाओं के बाद में नेक्स्ट है मन के अनुसार। मन महोदय ने क्या कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन बराबर वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक खोज। हमारा मन हर प्रकार की खोज में लगा रहता है। तो मन महोदय ने कहा है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गेरिशन ने कहा है मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। जो मानव का व्यवहार है जो प्रत्यक्ष है, गेरिशन इज इक्वल प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, मानव व्यवहार। इसके बाद में जेम्स ड्रेवर ने कहा है जीवन की संघर्षपूर्ण स्थितियों के प्रति, संघर्षपूर्ण स्थितियों के प्रति मनुष्य अथवा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। बाल विकास। अब चाइल्ड डेवलपमेंट की जब परिभाषा पढ़ने के बाद मनोविज्ञान की, तो हमारी जो इकाई है, यूनिट है, उसमें दिया गया है कि बाल विकास का अध्ययन करेंगे। अब बाल विकास मनोविज्ञान से अलग है या मनोविज्ञान में ही है या इसकी शाखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बाल विकास है गर्भाकाल से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन। जब हम मनोविज्ञान में कर रहे थे तो उसमें बाल विकास भी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट भी उभर कर सामने आया। जब गर्भाधारण की स्थिति होती है तब से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है, जो कभी तीव्र या मंद गति में होता है, यानी कभी तेज तो कभी मंद। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान है उसमें एक शाखा है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, जब बाल मनोविज्ञान बाल्यावस्था से युवावस्था तक का अध्ययन करती थी। मनोविज्ञान में अध्ययन था, लेकिन बाल मनोविज्ञान में सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था से युवावस्था तक ही अध्ययन किया गया। यानी बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है। दोनों में
कंपैरिजन करके पूछ सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या संबंध है, यानी इसके क्षेत्र में क्या संबंध है, तो ये विस्तृत और व्यापक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था से युवावस्था तक का ही अध्ययन करता था। चाइल्ड साइकोलॉजी जब बाल मनोविज्ञान के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, इसे बाल विकास कहा जाने लगा, जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। आगे इसमें दिया गया है बाल विकास का संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं कि कहाँ से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में कौन सी स्थिति तक बना हुआ है। तो 17वीं शताब्दी में बालक के जीवन चक्र में संबंधित कोई अध्ययन नहीं किया गया। 17वीं शताब्दी थी, उससे पहले तक मनोविज्ञान शब्द प्रचलित होने के बाद यह बाल मनोविज्ञान के रूप में आया, लेकिन फिर भी इसमें बालक के जीवन चक्र यानी उसका शारीरिक, मानसिक, सामूहिक अध्ययन करने में जो शारीरिक है, जिसमें आकार, वजन, भार का अध्ययन नहीं किया गया, यानी तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया या कोई भी अध्ययन नहीं किया गया। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में आने के बाद में सबसे पहले जॉन अमोस कमेनियस, हम कमेनियस कह सकते हैं लेकिन जॉन अमोस कमेनियस इसका पूरा नाम है, उन्होंने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, यानी ये कोई सोसाइटी की स्थापना करते हैं, संस्था की स्थापना करते हैं, जिसके बाद उन्होंने 1657 में 2 पुस्तकें लिखी, जो कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर आधारित थी। सबसे जो पहली पुस्तक इन्होंने लिखी बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर, और दूसरी पुस्तक का नाम था पाठ्य सामग्री चित्रों की सहायता से रोचक बनाना, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी जो हमारे प्रतीक हैं, हमारी भाषा है, उनके साथ में चित्रों को भी जोड़ना, ताकि बालक जब अध्ययन करे तो वह रुचि लेकर अध्ययन करे, यानी हम जो पाठ्य सामग्री थी उनको रोचक बनाना था। इन दोनों पुस्तकों के जो राइटर है, लेखक हैं, वह जॉन आमोस कमेनियस है। इसके बाद में आती है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में होब्स, लॉक, रूसो द्वारा बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। बाल विकास पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया। जो विवरण दिया था वह पेस्टालोजी ने दिया था, यानी सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन जिसने किया वह था पेस्टालोजी, जिन्होंने 1774 में वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने ही पुत्र, 3.5 वर्षीय जो पुत्र था, अपने ही पुत्र पर बेबी बायोग्राफी पर आधारित निरीक्षण कर यानी प्रकाशन किया, जिसमें सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया वह मनोवैज्ञानिक थे पेस्टालोजी, यानी अपने ही पुत्र पर इन्होंने निरीक्षण किया, अध्ययन किया, उसकी जो मानसिक है, उसकी सामूहिक है, उसकी स्थिति, उसके बारे में अध्ययन किया, तो यानी अपने ही बच्चे की बायोग्राफी तैयार की। इसके बाद में जर्मन के भी एक चिकित्सक थे टाइडमैन, जिसका नाम था टाइडमैन, उन्होंने भी अपने ही पुत्र पर बेबी बायोग्राफी आधारित अध्ययन किया, यानी इन्होंने भी निरीक्षण किया और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। यानी जब पेस्टालोजी ने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया तो उसके बाद में टाइडमैन ने भी अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, यानी बेबी बायोग्राफी प्रस्तुत की। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वह हुई अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। इस आंदोलन के जन्मदाता यानी बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता हैं स्टैनली हॉल। क्या नाम है? स्टैनली हॉल। मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। जिसमें स्टैनली हॉल द्वारा 2 संस्थाएं स्थापित की गई, जिनका नाम है
चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी बाल कल्याण संगठन। तो इन्होंने अपने अध्ययन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया, यानी बालकों की अभिवृत्तियों और रुचियों का पता लगाने के लिए इन्होंने जो विधि प्रयोग में ली वह प्रश्नावली विधि थी। इसके बाद इंग्लैंड के विलियम सली 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना करते हैं और स्टैनली हॉल महोदय ने 1891 में पेडागोजिकल सेमिनार की नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो बच्चों के अध्ययन यानी बाल अध्ययन करने के लिए, यानी उनका अध्ययन कर उन्हें प्रकाशित करने के लिए काम में ली गई। पेडागोजिकल सेमिनार स्टैनली हॉल की है, जिन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनका नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। पेडागोजिकल सेमिनार। इसके बाद में प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में, कब? 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई। कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। कब की गई? 1887 में। क्यों की गई? कारण क्या था? बाल अपराधियों को सुधारने के लिए, यानी जो बाल अपराध कर देते हैं, जो बालक अपराध कर देते हैं अपनी छोटी उम्र में यानी बाल उम्र में, तो उनको सुधारने के लिए एक बाल गृह, एक संप्रेषण गृह बनाया गया, जिसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में 1857 में, 1887 में। इसके बाद है, मैंने आपसे कल होमवर्क के लिए एक प्रश्न डिस्कस किया था, उसके बारे में आपने कोई कमेंट नहीं किया, किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं दिया, तो उस कमेंट करने के बाद में ही उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, जो कि अगर आप सीरियस अध्ययन कर रही हैं तो उस प्रश्न का उत्तर, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उस ऑप्शन में से आप जो चाहें वह उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को गहनता के साथ देखा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट भी कीजिए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या नया जोड़ा जा सकता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। और चैनल को, जो हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, आज ही हमारा ये वीडियो देख रही हैं, तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर ही मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।